सैन्य सहयोगी युद्ध के लिए तैयार थे, लेकिन इसके लिए नहीं। जब वे 1944 और 1945 में नाजी कंसंट्रेशन कैंपों में पहुंचे तो उन्होंने जो पाया वह किसी भी समझ से परे था। बिना दफनाए लाशों के ढेर, हड्डियों में बदल चुके हजारों कैदी, अभी भी धधकते हुए शवदाह गृह। मृत्यु संकेत गंध हवा में समा गई थी। माजडानेक, ऑशविट्स, बुचेनवॉल्ड, डाकहाउ, प्रत्येक शिविर ने पिछले से भी बुरा कुछ दर्शाया। गैस चैम्बर जिनमें उन लोगों के नाखूनों के निशान थे जिन्होंने भागने की कोशिश की, जूतों, बालों और शिकारों की संपत्ति के पहाड़। होलोकॉस्ट की औद्योगिक क्रूरता दुनिया के सामने उजागर हो गई। सैनिकों ने इस भयावहता का पता चलने पर कैसे प्रतिक्रिया दी? क्यों कुछ सहयोगी अधिकारियों ने जर्मन नागरिकों को यह दिखाने के लिए मजबूर किया कि क्या हुआ था? और जब अपराधियों को अब छिपने का कोई रास्ता नहीं था तो उनके साथ क्या हुआ? माजदानेक। सोवियत सेना के आगमन पर चारों ओर अफरा तफरी मच गई। 1944 की गर्मी में सोवियत बलों की प्रगति ने द्वितीय विश्व युद्ध में एक मोड़ का संकेत दिया। जबकि ऑपरेशन बैग्रेशन ने जर्मन आर्मी ग्रुप सेंटर को ध्वस्त कर दिया, लाल सेना ने सोवियत और पोलिश क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया जो 1941 से नाजी कब्जे में थे। 23 जुलाई 1944 को 8वीं गार्ड्स आर्मी और पहली पोलिश आर्मी सोवियत लुब्लिन की ओर बढ़ रही थी, जर्मन बलों को पश्चिम की ओर खदेड़ते हुए। पिछले 3 वर्षों के दौरान कब्जे वाले क्षेत्रों से नागरिकों पर बड़े पैमाने पर अत्याचारों की रिपोर्ट्स आई थीं, लेकिन इन अपराधों के वास्तविक आयाम शत्रु की लाइनों के पीछे छिपे हुए थे। जो यह बल खोजने वाले थे वह पोलिश शहर के बाहरी इलाकों में उस क्रूरता की समझ को हमेशा के लिए बदल देंगे। माजदानेक उनके सामने खड़ा था, जल्दी जल्दी छोड़ दिया गया। यह शिविर, जिसे नाजी अधिकारियों ने कंसंट्रेशन स्लेगर लब्लिन के नाम से आधिकारिक तौर पर जाना, अक्टूबर 1941 से संचालित हो रहा था और अपने अस्तित्व के दौरान 1,50,000 से अधिक कैदियों को प्राप्त कर चुका था। बाद में होने वाली खोजों के विपरीत सोवियत की त्वरित प्रगति ने एसएस गार्ड्स को शिविर को पूरी तरह से ध्वस्त करने या सभी कैदियों को निकालने से रोका था, जिससे एक ऐसा प्रमाण बच गया था जिसे नाजी दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहे थे। यह दृश्य यहां तक कि सबसे अनुभवी सैनिकों को भी हैरान कर गया, जिन्होंने पूर्वी मोर्चे की कुछ सबसे रक्त रंजित लड़ाइयां देखी थीं। कैप्टन अनातोली वोरोनोव, जो सोवियत बलों के पहले अधिकारियों में से थे जो शिविर में प्रवेश किए, ने अपनी डायरी में लिखा, मैंने इस युद्ध के दौरान बहुत सी भयानक चीजें देखी हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। यह युद्ध का परिणाम नहीं है, बल्कि कुछ पूरी तरह से अलग है, कुछ ऐसा जिसे मन समझने से इनकार करता है। उनकी प्रतिक्रिया उस सामूहिक सदमे को दर्शाती है जो यहां तक कि सबसे कठोर योद्धाओं को भी हिला दिया था। यह शिविर लकड़ी के बैरकों का एक विशाल परिसर था, जिसे सुरक्षा टावरों और इलेक्ट्रिक फेंस से घेर दिया गया था, जो लगभग 270 हेक्टेयर में फैला हुआ था। जो चीज माजदानेक को विशिष्ट बनाती थी वह थी मौत का लगभग औद्योगिक रूप से व्यवस्थित रूप, जो प्रायः अप्रभावित था। कैंपो वाई नामक क्षेत्र में 7 गैस चैम्बर चुपचाप खड़े थे, जिनकी दीवारों में जिक्लोन बी के क्रिस्टल के नीले धब्बे अभी भी दिख रहे थे। इन सुविधाओं को धोखे से प्रभावी रूप से डिजाइन किया गया था। कुछ को शावर की तरह छुपाया गया था, छत पर झूठे शावर हेड्स के साथ, ताकि पीड़ितों को उनके आने वाले भाग्य के बारे में गलत फहमी हो। सैनिकों ने दीवारों पर नाखूनों के निशान पाए, जो उन पीड़ितों के अंतिम असहाय संघर्ष का ठोस प्रमाण था, जिन्होंने बहुत देर से समझा कि क्या हो रहा था। नजदीक ही 6 शवदाह गृह थे, जो विशेष रूप से हजारों शवों को अत्यधिक औद्योगिक दक्षता के साथ जलाने के लिए डिजाइन किए गए थे। ये भट्टियां, जो जर्मन कंपनी टॉप फंड सोहन द्वारा बनाई गई थीं, हर दिन लगभग 1000 शवों को जलाने की क्षमता रखती थीं, लगातार काम करती थीं। गोदामों में, जिन्हें सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया गया था, सोवियत सैनिकों ने लगभग 8 लाख जोड़ी जूते पाई, जो आकार के अनुसार व्यवस्थित किए गए थे, हत्या के पैमाने का ठोस प्रमाण। इन गोदामों में बच्चों के कपड़े, चश्मे, प्रोस्थेटिक्स, बैग और अन्य व्यक्तिगत वस्तुएं भी पाई गईं, जो पीड़ितों की थीं। एसएस के कर्मचारियों ने सोवियत की नजदीकी प्रगति के मद्देनजर कुछ दिन पहले प्रमाणों को नष्ट करने की कोशिश की थी। दस्तावेजों को बड़ी गठरी में जलाया गया था, कुछ सुविधाओं को विस्फोटकों से क्षतिग्रस्त किया गया था, और जिन कैदियों के पास चलने की क्षमता थी, उन्हें मौत की मार्चों में अन्य शिविरों जैसे ऑशविट्स और ग्रॉस रोसेन में भेजा गया था। शिविर के कमांडर आर्थर लीबेहेंस्चेल और अधिकांश गार्ड भाग गए थे, कई प्रशासनिक रिकॉर्ड्स के साथ।
हालांकि उन्होंने कुछ ऐसा छोड़ा था जिसे छिपाना असंभव था। एक खुला शिविर जिसमें लगभग 17,000 यहूदी पीड़ितों की राख और हड्डियों के टुकड़े थे, जिन्हें 3 नवंबर 1943 को ऑपरेशन फेस्टिवल ऑन हार्वेस्ट एक्शन एंटीफेस्ट के दौरान निष्कृत किया गया था। यह सामूहिक हत्याकांड एक ही दिन में किया गया था, जो कि वॉर्सो और ब्यालिस्टॉक के गेटों में हुए विद्रोहों के जवाब में एसएस द्वारा किया गया था, और सोबिबोर शिविर में भी। लगभग 1,000 कमजोर जीवित बचे सोवियत मुक्त करने वालों का स्वागत कर रहे थे। उनकी शारीरिक स्थिति इतनी गंभीर थी कि कई सैनिकों को उन्हें इंसान मानने में मुश्किल हो रही थी। इनमें सोवियत युद्धबंदी, पोलिश प्रतिरोध कर्मी और विभिन्न यूरोपीय देशों के यहूदी शामिल थे। कई का वजन 40 किलो से कम था। उन्हें विभिन्न बीमारियां थीं और वे यातनाओं और चिकित्सा प्रयोगों के निशान दिखा रहे थे। एक पोलिश जीवित बचे जेर्जी क्वियाटकोव्स्की ने बाद में कहा, हम चलते फिरते कंकाल थे। जब हमने पहले सोवियत सैनिकों को देखा तो हमारे पास जश्न मनाने की ताकत भी नहीं थी। कुछ घुटनों पर गिर पड़े, कुछ बस चुपचाप रो रहे थे। इतने लंबे समय तक मौत के तहत जीने के बाद स्वतंत्रता का विचार एक अमूर्त अवधारणा जैसी लगने लगी थी, लगभग समझ से बाहर। सोवियत सैनिकों की प्रतिक्रिया भय, अविश्वास और अपरिमेय क्रोध का मिश्रण थी। इन कठोर पुरुषों के लिए, जो पूर्वी मोर्चे पर सालों तक लड़े थे और जिन्होंने स्टालिनग्राद, कुर्स्क और अन्य कई युद्धों की भयानक लड़ाइयां देखी थीं, इस तरह की व्यवस्थित और औद्योगिक हत्याओं की खोज ने वे जितनी भी क्रूरता देखी थी, उससे कहीं अधिक अकल्पनीय था। लेफ्टिनेंट विक्टर शुलमैन ने अपने परिवार को लिखा, यह जो हमने यहां पाया है वह युद्ध को मानवता के दृष्टिकोण से भी सामान्य बना देता है। कम से कम युद्ध में कुछ तर्क होता है, कुछ समरूपता होती है लड़ने वालों के बीच। यह कुछ अलग है, कुछ ऐसा जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। सोवियत सैन्य कमान ने जल्दी ही जो उन्होंने खोजा था उसकी ऐतिहासिक महत्ता को पहचाना। कुछ ही दिनों में उन्होंने पत्रकारों, फोटोग्राफरों और फिल्म दस्ते को सबूतों का दस्तावेजीकरण करने के लिए बुलाया। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता रोमन कार्मन को मैदान को फिल्माने के लिए नियुक्त किया गया, ताकि यह सबूत भविष्य के लिए सुरक्षित किया जा सके। 16 अगस्त 1944 को, केवल कुछ हफ्तों बाद जब इस क्षेत्र को मुक्त किया गया, मेजदानक को दुनिया भर के पत्रकारों के लिए खोला गया और यह नाजी जनसंहार शिविर के रूप में दस्तावेजीकृत होने वाला पहला स्थल बन गया। पत्रकारों जैसे कि अलेक्जेंडर वर्थ बीबीसी और विलियम एच लॉरेंस द न्यूयॉर्क टाइम्स उन पहले पश्चिमी पत्रकारों में से थे जिन्होंने सीधे तौर पर नाजी हत्या शिविरों के अस्तित्व की पुष्टि की। पश्चिमी सहयोगी सरकारों की प्रतिक्रिया सतर्क संदेह की थी। वर्षों तक सामूहिक हत्याओं की रिपोर्ट्स को युद्ध प्रचार की अतिशयोक्ति मानने के बाद कई अधिकारी अब भी पूरी तरह से इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि सोवियत सेनाओं ने क्या खोजा था। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 30 अगस्त 1944 को एक रिपोर्ट प्रकाशित की, लेकिन इसे पृष्ठ 6 पर डाला, जो पश्चिम में मिश्रित प्रतिक्रिया को दर्शाता था। कई लोगों ने पीड़ितों की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर बताया और कुछ तो फोटोग्राफों की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाते थे, यह सुझाव देते हुए कि वे सोवियतों द्वारा जर्मनी को बदनाम करने के लिए खड़ी की गई नाटकबाजी हो सकती है। हालांकि सोवियत संघ के लिए मेजदानक ने नाजी अपराधों के प्रमाण प्रस्तुत किए। सोवियत अधिकारियों ने एक अंतर्राष्ट्रीय विशेष आयोग को स्वतंत्र जांच करने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें विभिन्न देशों के फोरेंसिक विशेषज्ञ और कानूनी जानकार शामिल थे। आयोग की रिपोर्ट, जो सितंबर 1944 में प्रकाशित हुई, ने अनुमान लगाया कि लगभग 1,50,00,000 लोग मेजदानक में मारे गए थे। एक आंकड़ा जिसे बाद में इतिहासकारों द्वारा 78,000 और 2,35,000 के बीच संशोधित किया गया। यह भिन्नता न केवल पीड़ितों की संख्या को सही ढंग से गणना करने में कठिनाई को दर्शाती है, बल्कि उस समय के राजनीतिक हितों को भी दिखाती है, लेकिन यह अपराध की विशालता को कम नहीं करता। मेजदानक को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाने वाली बात यह थी कि यह एक कार्य शिविर और नाशक केंद्र दोनों के रूप में कार्य करता था। कुछ अन्य शिविरों के विपरीत, जिन्हें बाद में विशेष रूप से सामूहिक हत्याओं के लिए बनाया गया था, जैसे ट्रेबलिंका या सोबिबोर, मेजदानक ने नाजी एकाग्रता शिविरों के सिस्टम का पूरा परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। श्रमिकों के रूप में गुलाम श्रमिकों के लिए क्षेत्र थे जो नरसंहार की सुविधाओं के साथ मौजूद थे। यह द्वैतता नाजी सिस्टम में आर्थिक शोषण और जनसंहार के पूरी तरह से एकीकृत होने को दर्शाता था। यह खोज यहूदी समुदाय के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी।
हालांकि मेजदानक के बंदियों में सोवियत युद्ध बंदी, पोलिश राजनीतिक बंदी और अन्य समूह शामिल थे। लगभग 40% मारे गए लोग यहूदी थे, जिन्हें किसी अपराध के लिए नहीं बल्कि केवल यहूदी होने के कारण मार दिया गया था। ये चयन का पैटर्न जो केवल जातीय कारणों से था, न कि व्यक्तिगत कार्यों या यहां तक कि राजनीतिक विरोध के कारण, को कई और शिविरों के खुलने के बाद बार बार पुष्टि की जाएगी, जो अंतिम समाधान की असली प्रकृति को उजागर करता है। कई उत्तरजीवियों के लिए मुक्ति बहुत देर से आई थी। मेजदानक में पाए गए लोगों में से लगभग 20% लोग मुक्ति के कुछ हफ्तों बाद मर गए। उनके शरीर भूख और बीमारी के कारण बहुत कमजोर हो गए थे कि वे ठीक नहीं हो सके। सोवियत सैन्य डॉक्टरों ने अस्थायी अस्पताल स्थापित किए, लेकिन उनके पास उस गंभीर कुपोषण और रोगों जैसे कि टाइफस के इलाज के लिए आवश्यक संसाधन और दवाइयां नहीं थीं, जो शिविर में फैल गए थे। मेजदानक की खोज ने आधुनिक सभ्यता के बारे में कुछ भ्रांतियां तोड़ दी। इसने यह दिखाया कि कैसे एक ब्यौरे का राज्य औद्योगिक दक्षता के साथ सामूहिक हत्याओं को व्यवस्थित कर सकता था। इसने यह भी दिखाया कि कैसे इंसानियत को व्यवस्थित रूप से अमानवीय बना दिया जा सकता था। पहले उन्हें सिर्फ संख्याओं में बदल दिया गया और फिर राख में। सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि इसने यह दिखाया कि ये अत्याचार किसी अविकसित जंगली समूह द्वारा नहीं, बल्कि यूरोप की सबसे उन्नत सांस्कृतिक और वैज्ञानिक देशों में से एक द्वारा किए जा सकते थे। जैसा कि बाद में इतिहासकार राउल हिलबर्ग ने लिखा, मेजदानक विनाश की प्रक्रिया का उच्चतम बिंदु था, जो आधुनिक प्रौद्योगिकी को एक अमानवीय विचारधारा और एक निरंतर बेतहाशा कार्यकारी मशीन के साथ जोड़ता था। पहला नाशक शिविर मुक्त किए जाने के रूप में मेजदानक नाजी शिविरों के सिस्टम के संपूर्ण आतंक का केवल एक झलक था। वहां पाई गई साक्ष्य, गैस कक्ष, शमशान और सामूहिक कब्रें यह चेतावनी थी कि आने वाले महीनों में जब गठबंधन सेनाएं नाजी क्षेत्र में और अधिक गहराई से प्रवेश करेंगी, तो एक और बड़ी खोज होगी। ऑश्विट्ज, थर्ड रीच का अंधकार का केंद्र। 27 जनवरी 1945 को पहले यूक्रेनी मोर्चे की 60वीं सोवियत सेना के सैनिक पोलिश शहर ओश्विंचिम के पास एक ग्रे और ठंडी सुबह के बीच पहुंच रहे थे। विस्लू ऑर्डर आक्रमण, जो केवल 2 हफ्ते पहले शुरू हुआ था, ने जर्मन बलों को जल्दबाजी में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। मेजदानेक की खोज के 6 महीने बाद ये सैनिक वह पा रहे थे जो होलोकॉस्ट का अंतिम प्रतीक बन जाएगा, ऑश्विट्ज। ऑश्विट्ज की जो खास बात थी वह थी इसकी विशालता और जटिलता। 1940 में पोलिश राजनीतिक बंदियों के लिए एक शिविर के रूप में स्थापित किया गया था। यह एक विशाल परिसर में बदल गया था, जिसमें 3 मुख्य भाग शामिल थे। ऑश्विट्ज 1 मूल प्रशासनिक केंद्र, ऑश्विट्ज 2 बिर्केनहाउ विस्तृत हत्या केंद्र और ऑश्विट्ज 3 मोनोविट्ज आईजी फर्बेंस के रासायनिक कारखाने के लिए एक दास श्रम शिविर। ये मुख्य केंद्र और 40 से अधिक उप शिविरों के साथ लगभग 172 हेक्टेयर में फैले हुए थे, जिनमें 300 से अधिक इमारतें थीं, जिन्हें बंदीगिरी, मजबूरी से श्रम और व्यवस्थित हत्या के लिए डिजाइन किया गया था। सोवियत आक्रमण के आगे एसएस अधिकारियों ने लगभग 60,000 चलने में सक्षम बंदियों को बाहर निकाल लिया था, उन्हें पश्चिम की ओर मार्च करने के लिए मजबूर किया था, जिसे बाद में मौत की मार्च के रूप में जाना जाएगा। 0 से नीचे तापमान, बिना उचित भोजन या गर्म कपड़े के हजारों लोग इन मजबूरी से की गई निकासी में मर गए। पहरेदारों को आदेश था कि जो लोग गति बनाए नहीं रख सकते उन्हें गोली मार दी जाए। लगभग 7,000 बंदी पीछे रह गए, जिन्हें नाजी ने बहुत बीमार माना था, जिन्हें बिना भोजन, पानी या गर्मी के कड़ाके की सर्दी में छोड़ दिया गया था। लेफ्टिनेंट इवान मार्टिनुश्किन, जो मुख्य शिविर में प्रवेश करने वाले पहले सोवियत अधिकारियों में से एक थे, याद करेंगे, जीवितों को मृतकों से पहचानना मुश्किल था। वे छायाओं की तरह चल रहे थे, चिथड़ों में ढंके हुए। उनके चेहरे की हड्डियों पर विशाल आंखें थीं। हम नहीं जानते थे कि वे कौन थे या कौन सी भाषा बोलते थे। कुछ हमारे पास रेंगते हुए आए, कंकाल जैसे हाथ फैलाए हुए, शब्दों को व्यक्त करने में असमर्थ। मेजदानेक के विपरीत, जहां हत्या की अधिकांश बुनियादी ढांचा बची रही थी, एसएस ने ऑश्विट्ज बिर्केनहाउ में साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए व्यवस्थित रूप से काम किया था। नवंबर 1944 से उन्होंने हत्या केंद्रों को नष्ट करना शुरू कर दिया था और आपराधिक दस्तावेजों को जलाने लगे थे। 20 जनवरी को सोवियत सेना के पहुंचने से 1 हफ्ता पहले उन्होंने बिर्केनहाउ में गैस चैम्बर और क्रेमेटोरियम को उड़ा दिया था। हालांकि खंडहर अभी भी उनके उद्देश्य को प्रकट कर रहे थे।
जांचकर्ताओं ने गैस के तंत्र के हिस्से और क्रेमेटोरियम के अवशेष पाए, जिन्हें हर दिन 1440 शवों को जलाने के लिए डिजाइन किया गया था। यह हत्या के औद्योगिक पैमाने का निर्विवाद प्रमाण था। जो चीज जर्मनों ने नष्ट करने में नाकामयाब किया था वह थी भंडारण, जिन्हें बंदियों ने कनाडा कहा था क्योंकि इसे संपत्ति की तरह माना जाता था, जो मारे गए लोगों की वर्गीकृत संपत्तियां रखती थीं। सोवियत सैनिकों ने 3,48,820 पुरुषों के वस्त्र, 8,36,255 महिलाओं के कोट और ड्रेसेस, 38,000 पुरुषों के जूते, 5,525 महिलाओं के जूते और 7 टन मानव बाल पाए जो पीड़ितों से शेव किए गए थे। बाल जो पैक किए गए थे और भेजे जाने के लिए तैयार थे, औद्योगिक महसूस और सैन्य यूनिफॉर्म के कपड़े बनाने में इस्तेमाल होते थे। यह होलोकॉस्ट के आर्थिक पहलू को उजागर करता है। पीड़ितों का शोषण उनकी मौत के बाद भी जारी था। डॉक्टर जोसेफ मेंगले, जिन्हें मृत्यु का देवदूत कहा जाता था, की प्रयोगशालाओं में मुक्तिदाता ने पापपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोगों के प्रमाण पाए। रासायनिक यौगिकों की बोतलें, चिकित्सा उपकरण और संरक्षित मानव अंग। मेंगले ने विशेष रूप से समान जुड़वां बच्चों का अध्ययन किया था, उनके परस्पर विच्छेदन और जानबूझकर संक्रमण के प्रयोग किए थे। डॉक्टर गिसेला पर्ल, जिन्हें चिकित्सा ब्लॉक में सहायता करने के लिए मजबूर किया गया था, ने बयान दिया, गैर एनेस्थीसिया में किए गए उपचारों से पीड़ितों की चीखें हॉल में गूंजती थीं। इन प्रयोगों के अवशेष, जो फॉर्मलिन में कांच की बोतलों में संरक्षित थे, एक विकृत विज्ञान के प्रमाण थे जो नाजी विचारधारा की सेवा में था। सोवियत चिकित्सा दलों को एक विशाल चुनौती का सामना करना पड़ा। मेजर अनातोली शापिरो ने वर्णन किया, कई बचे हुए लोग मुक्ति के पहले दिनों में मर गए, हमारे प्रयासों के बावजूद। लंबी उपोषणा के बाद साधारण भोजन भी जानलेवा हो सकता था। हमें विशेष आहार व्यवस्थाएं विकसित करनी पड़ी, जिनकी शुरुआत हल्की सूप से हुई। कुछ के लिए यह हस्तक्षेप बहुत देर से हुआ। उनके शरीर ने पुनर्प्राप्ति की सीमा को पार कर लिया था। कई उत्तरजीवियों के लिए मुक्ति के साथ जटिल मानसिक प्रतिक्रियाएं आईं। लेखक प्रीमो लेवाई ने उस क्षण का वर्णन किया। नाटकीय बचावकर्ताओं के स्थान पर सोवियत सैनिक साधारण पुरुषों की तरह सामने आए, जो एक असाधारण बुराई का सामना कर रहे थे और जो उसे समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे जैसे शर्मिंदा, लगभग संकोची लग रहे थे उस भयावहता के सामने जो वे देख रहे थे। यह प्रतिक्रिया उस मानवीय कठिनाई को दर्शाती है जो इस हद की क्रूरताओं को संसाधित करने में होती है, चाहे वह पीड़ितों के लिए हो या मुक्ति देने वालों के लिए। सोवियत सेना में युद्ध अपराधों के दस्तावेजीकरण के लिए विशेष इकाइयां थीं, जिन्होंने तुरंत सबूत एकत्र करना शुरू किया। नाजी युद्ध अपराधों की जांच के लिए राज्य आयोग, जिसे ऑन्शविट्स में लेखक बोरिस पोलिवॉय ने नेतृत्व किया, ने उत्तरजीवियों से साक्षात्कार लिया, सुविधाओं की तस्वीरें ली और शिविर के रिकॉर्डों में जो कुछ भी बचा था उसे संरक्षित किया। 8 फरवरी 1945 को प्रावदा अखबार ने ऑन्शविट्स पर पहला विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित किया, जिसमें इसे मौत का कारखाना के रूप में बताया गया। ऑन्शविट्स बिर्केनौ में यह विशेष उद्देश्य, यहूदियों के खिलाफ लक्षित कार्य, अविवादित हो गया। जबकि शिविर में कई श्रेणियों के कैदी थे, मारे गए 90% से अधिक लोग यहूदी थे, जिन्हें पूरे यूरोप से विशेष रूप से विनाश के लिए लाया गया था। बिर्केनौ के अंदर रेलवे स्टेशन, जहां एसएस के डॉक्टर जैसे मेंगेले ने एक साधारण इशारे से यह तय किया कि कौन अस्थायी रूप से जीवित रहेगा और कौन तुरंत मारा जाएगा, नरसंहार की ठंडी और व्यवस्थित प्रशासनिक क्षमता का प्रतीक था। कई सोवियत सैनिकों के लिए ऑन्शविट्स की मुक्ति ने युद्ध की उनकी समझ को गहरे रूप से बदल दिया। जैसे कि सार्जेंट जॉर्जिया एलिसावेत्स्की ने विचार किया, ऑन्शविट्स से पहले हम अपनी मातृभूमि के लिए, विजय के लिए लड़ रहे थे। ऑन्शविट्स को देखने के बाद हमने समझा कि हम मानवता के भविष्य के लिए लड़ रहे थे। ऑन्शविट्स की मुक्ति पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया शुरू में सीमित थी। माजडानिक के 6 महीने बाद और कई युद्ध घटनाओं के बीच में इस खोज को पश्चिमी मीडिया में अपेक्षाकृत कम कवरेज मिला। शीत युद्ध से उत्पन्न राजनीतिक तनावों ने यह भी योगदान दिया कि कुछ लोग सोवियत रिपोर्टों को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। ऑन्शविट्स की पूर्ण महत्ता केवल धीरे धीरे उभरने लगी जब गवाही, दस्तावेज और भौतिक प्रमाणों का विश्लेषण किया गया। 1940 और 1945 के बीच लगभग 1.1 मिलियन लोग ऑन्शविट्स बिर्केनौ में मारे गए, जिनमें से अधिकांश शिकार यहूदी थे। यह संख्या, जो ऐतिहासिक विश्लेषणों द्वारा समर्थित है, होलोकॉस्ट में मारे गए यहूदियों की कुल संख्या का
लगभग एक छठा हिस्सा है। यह परिसर केवल एक विनाश केंद्र नहीं था, बल्कि एक विशाल आर्थिक उद्यम भी था। आईजी फार्बेन ने अपनी ब्यूना संश्लेषित रबर संयंत्र में मोनोविट्स में 700 मिलियन रेक्समार्क का निवेश किया था, जिसमें गुलाम श्रमिकों का इस्तेमाल किया गया था। क्रुप, सीमेंस और अन्य जर्मन कंपनियों ने सीधे तौर पर कैदियों का शोषण किया। एसएस को प्रति श्रमिक प्रतिदिन लगभग 4 रेक्समार्क का भुगतान किया गया, जबकि कैदियों को दी जाने वाली राशियां लंबे समय तक जीवित रहने के लिए अपर्याप्त थीं, जो इतिहासकारों द्वारा कार्य के माध्यम से विनाश के रूप में जानी जाती है। ऑश्विट्ज में पाई गई भौतिक प्रमाण युद्ध अपराधों के बाद के मुकदमों में महत्वपूर्ण साबित हुई। 1940 से 1943 तक शिविर के कमांडर रुडोल्फ होस को मार्च 1946 में ब्रिटिश बलों ने पकड़ लिया। वारसॉ में उनका मुकदमा चला और 1947 में उसी ऑश्विट्ज में जहां उन्होंने शासन किया, उन्हें फांसी दी गई। अपने मुकदमे के दौरान होस ने सीधे तौर पर पुष्टि की, यहूदी समस्या के समाधान का मतलब था यूरोप में सभी यहूदियों का विनाश। मुझे 1941 में ऑश्विट्ज में विनाश केंद्र स्थापित करने का आदेश दिया गया था। जब 27 जनवरी 1945 को रेड आर्मी ने ऑश्विट्ज को मुक्त किया, तो उन्होंने होलोकॉस्ट के केंद्र का पता लगाया। हालांकि कई अन्य शिविरों की खोज बाद में पश्चिमी गठबंधन बलों द्वारा की गई, लेकिन कोई भी ऑश्विट्ज के समान पैमाने या पीड़ितों की संख्या में मेल नहीं खाता था। 2005 में 60 साल बाद संयुक्त राष्ट्र ने इस तारीख को होलोकॉस्ट स्मरण दिवस के रूप में घोषित किया, केवल उन लोगों को नहीं बल्कि नाजी नरसंहार के सभी पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। स्वयं स्थल को एक संग्रहालय और स्मारक में बदल दिया गया है, जो हर साल 2 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा दौरा किया जाता है, जो नफरत के सिद्धांत के परिणाम स्वरूप हुई भयानक त्रासदी का मौन लेकिन सशक्त गवाह है। सच्चाई का समय। नाजी मृत्यु शिविरों के सामने सहयोगी सेनाएं। 1945 की गर्मियों में जब लाल सेना पूर्व से बढ़ रही थी, अंग्रेजी अमेरिकी सेनाएं पश्चिम से जर्मन क्षेत्र में गहरे घुस रही थीं। अमेरिकी प्रथम सेना ने मार्च में राइन नदी को पार कर लिया था और अप्रैल तक पश्चिमी सहयोगी तेजी से जर्मनी के दिल की ओर बढ़ रहे थे। सोवियत सेनाओं से अलग, जिन्होंने पहले ही पोलैंड में शिविरों को पाया था और शिविरों के नेटवर्क के बारे में खुफिया जानकारी प्राप्त की थी, पश्चिमी इकाइयां उस चीज के लिए तैयार नहीं थीं जिसे वे खोजने वाली थीं। यह बुनियादी अंतर आश्चर्य के तत्व से चिह्नित था, जो पश्चिमी अनुभवों की विशेषता होगी। 11 अप्रैल 1945 को अमेरिकी 6ठी आर्मर्ड डिवीजन के अग्रिम तत्व, जो जनरल जॉर्ज पैटन की तीसरी सेना का हिस्सा थे, बीमार के पास एटर्सबर्ग हिल की ओर बढ़ रहे थे, जो जर्मन संस्कृति का केंद्र था। भागे हुए कैदियों की रिपोर्टों का पालन करते हुए कैप्टन फ्रेडरिक केफर के नेतृत्व में एक टोही दल ने बुचेनवाल्ड का पता लगाया, जो जर्मन क्षेत्र में सबसे पुराने यातना शिविरों में से एक था, जिसे 1937 में स्थापित किया गया था। पहला संवेदी प्रभाव गंध था। मल, बीमारी और मृत्यु की मिलीजुली गंध ने कुछ सैनिकों को उल्टी करने पर मजबूर कर दिया। सार्जेंट रॉबर्ट एल बारबोर ने लिखा, गंध कई किलोमीटर तक फैल रही थी। यह ऐसा था जैसे दुनिया की सारी मुर्दाघर एक साथ गर्मी के दिन खोले गए हों। यह शारीरिक रूप से आपको झकझोरता था, आपकी आंखों में आंसू और पेट में मरोड़ पैदा कर देता था। इस पहले प्रभाव के बाद सैनिकों ने हजारों कंकाल जैसे कैदी देखे, जो धारीदार कपड़े पहने हुए थे। अधिकतर कंकाल से अधिक इंसान नहीं दिखते थे। बुचेनवाल्ड की एक विशिष्ट विशेषता थी आंतरिक प्रतिरोध की भूमिका। ऑश्विट्ज के विपरीत, जो आंशिक रूप से खाली हो चुका था, बुचेनवाल्ड में लगभग 21,000 उत्तरजीवी थे जब अमेरिकी पहुंचे। एसएस के गार्ड्स कुछ घंटे पहले भाग चुके थे और एक गुप्त प्रतिरोध संगठन, मुख्य रूप से जर्मन, चेक और पोलिश कम्युनिस्टों द्वारा, ने नियंत्रण संभाल लिया था। यह समूह, जो सालों से गुपचुप तरीके से काम कर रहा था, ने एक गुप्त रेडियो स्थापित किया था और कुछ हथियार इकट्ठा किए थे। जब गार्ड्स ने 10 अप्रैल को शिविर को खाली करना शुरू किया, प्रतिरोध ने एक समन्वित हमले की योजना बनाई, नियंत्रण अपने हाथ में लिया और शेष कैदियों को एक योजनाबद्ध नरसंहार से बचाया। बुचेनवाल्ड का सबसे परेशान करने वाला खुलासा था एक गोदाम, जिसमें मानव शरीर के अवशेषों से बने वस्त्र थे। सैनिकों ने मानव त्वचा से बने टैटू, जो लैंप के कवर, किताबों की जड़ीबंदी और अन्य सजावटी वस्तुओं के रूप में परिवर्तित हो गए थे। साथ ही सिकुड़ी हुई मानव सिर भी पाई, जो कमांडर कार्ल ऑटो कोच और उनकी पत्नी इल्से का निजी संग्रह था।
यह विकृति, पीड़ितों को प्रदर्शन के वस्त्रों में बदलना, नाजी अमानवीयता का एक विशेष रूप से विकृत रूप था। जनरल पैटन ने 15 अप्रैल को बुचेनवॉल्ड का दौरा किया। गवाहों के अनुसार उन्होंने श्मशान गृह को देखकर उल्टी की और तुरंत वीमार के नागरिकों से शिविर का दौरा कराया। मैं चाहता हूं कि तुम लोग देखो कि तुम्हारे फूरेर ने क्या किया है, उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से कहा। अगले दिनों में 1000 से अधिक निवासियों को बुचेनवॉल्ड के माध्यम से चलने के लिए मजबूर किया गया और उन्होंने अपने घरों से कुछ किलोमीटर दूर किए गए अत्याचारों का सामना किया। बहुत से लोगों ने कहा कि वे कुछ नहीं जानते थे, हालांकि श्मशान गृह से निकलता धुआं शहर से दिखाई दे रहा था। यह सामना नीति बाद में पश्चिमी कब्जे वाले क्षेत्रों में नाजीफाइजिंग का एक सामान्य तत्व बन जाएगी। 29 अप्रैल को अमेरिकी 42वीं और 45वीं इन्फेंट्री डिवीजनों की इकाइयां डाचाऊ, म्यूनिख के एक उपनगर में पहुंची। यह शिविर विशेष रूप से नाजी शासन द्वारा 1933 में स्थापित पहला शिविर होने के कारण महत्वपूर्ण था और पूरे बाद के शिविरों के लिए मॉडल था। अपनी 12 साल की कार्यवाही के दौरान 2 लाख से अधिक कैदी यूरोप भर से इसके माध्यम से गुजर चुके थे। अपने आगमन पर सैनिकों ने खुले रेलवे वैगनों में लगभग 2000 शवों को पाया, जो अन्य खाली किए गए शिविरों से परिवहन के दौरान मारे गए थे। स्टेशन के पास शवों का ढेर जलाने के लिए श्मशान गृह के बाहर लकड़ी की तरह रखा गया था, क्योंकि श्मशान गृह की सुविधाएं मौतों की दर के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रही थीं। भावनात्मक प्रभाव ने एक अंधेरे प्रकरण को जन्म दिया, जिसे बाद में डाचाऊ का नरसंहार के रूप में जाना जाएगा। एक त्वरित न्याय की घटना में अमेरिकी सैनिकों ने पकड़े गए एसएस गार्ड्स को फांसी पर लटका दिया। हालांकि मारे गए लोगों की सटीक संख्या पर अभी भी बहस हो रही है। ये घटना उन खोजों के कारण उत्पन्न होने वाली अनुशासनहीनता को दर्शाती है, जो प्रशिक्षित सैनिकों में भी हो सकती थीं। डाचाऊ में लगभग 32,000 उत्तरजीवी थे, जो 5,000 के लिए बनाए गए बैरकों में अत्यधिक भीड़ भाड़ में थे। जब अमेरिकी सेनाएं वहां पहुंची, टाइफस, डिसेंट्री और तपेदिक नियंत्रण के बिना फैल चुके थे। अमेरिकी चिकित्सक इस स्वास्थ्य संकट के पैमाने से अभिभूत हो गए थे। कर्नल वॉल्टर फेलिंस ने वर्णन किया, हमें असंभव निर्णय लेने थे। सीमित आपूर्ति के साथ पहले किसका इलाज किया जाए? क्या उन लोगों का जिनके बचने की संभावना थी, या उन लोगों का जो ज्यादा पीड़ित थे? हमने एक ट्राइज प्रणाली लागू की, जिसका हमें कभी कल्पना भी नहीं थी कि हमें नागरिकों के लिए इसका उपयोग करना होगा। ब्रिटिश अनुभव, जो 15 अप्रैल 1945 को बर्गन बेल्सन में हुआ, शायद सबसे गंभीर मानवतावादी चुनौती थी। उत्तरी जर्मनी में स्थित बर्गन बेल्सन को उस समय एक एकत्रित स्थान बना दिया गया था जब लाल सेना ने आक्रमण शुरू किया। मूल रूप से युद्ध बंदियों का एक शिविर, इसे 1943 में एक एकाग्रता शिविर में बदल दिया गया था, जो बड़ी जनसंख्याओं के लिए उपयुक्त नहीं था। 10,000 लोगों के लिए डिजाइन किए गए इस शिविर में ब्रिटिश 11वीं आर्मर्ड डिवीजन के आने तक 60,000 से अधिक लोग थे और 1945 के पहले 4 महीनों में लगभग 35,000 मौतें दर्ज की गईं। बर्गन बेल्सन की स्थितियों को इस प्रकार वर्णित किया गया है जैसे यह धरती पर नरक का दृश्य हो। बिना किसी शव को दबाए चलना संभव नहीं था। शौचालय पूरी तरह से गिर चुके थे और परिसर में मल की परत कई इंच गहरी थी। पीने का पानी लगभग न के बराबर था और टाइफॉइड, टाइफस और डिसेंट्री जैसे घातक रोगों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। बर्गन बेल्सन में मुक्त किए गए बंदियों में एनी फ्रैंक भी शामिल थी, जो लगभग 1 महीने पहले टाइफस से मर चुकी थी। 15 साल की यह लड़की, जिनका डायरी बाद में होलोकॉस्ट के सबसे प्रसिद्ध गवाहों में से एक बन गया, मार्च में मर चुकी थी। केवल ब्रिटिश सैनिकों के आने से कुछ हफ्ते पहले एक लगभग बचाए गए व्यक्ति के रूप में, जिन्होंने उत्पीड़न के सालों को जीते हुए अंत के क्षणों में मौत को गले लगाया। ब्रिटिश चिकित्सा प्रतिक्रिया युद्ध का सबसे बड़ा आपातकालीन राहत अभियान बन गया। ब्रिगेडियर ह्यूग लुइलन ग्लिन ह्यूजेस ने उन प्रयासों का समन्वय किया जिसमें 100 से अधिक चिकित्सा अधिकारियों, 80 एम्बुलेंस और 2000 चिकित्सा कर्मियों और स्वयंसेवकों ने भाग लिया। सीमित संसाधनों और अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकट के बीच उन्होंने कठोर उपायों को लागू किया, जिनमें टाइफस के वाहक जूं से लड़ने के लिए हाल ही में उपलब्ध डीडीटी का व्यापक उपयोग शामिल था। इन प्रयासों के बावजूद लगभग 14,000 पुराने बंदी मुक्ति के बाद की कुछ हफ्तों में मर गए। जो विशेष रूप से पश्चिमी सैनिकों को चौंका दिया वह यह था कि ये शिविर सामान्य जर्मन आबादी के केंद्रों के पास स्थित थे।
डाचाउ म्यूनिख से केवल 16 किलोमीटर दूर था। बुचेनवाल्ड को वाइमर के कुछ हिस्सों से देखा जा सकता था और बर्गेन बेल्सन कई नगरों के पास था। जीवन सामान्य और अकल्पनीय अत्याचारों की इस युग्मन ने सामूहिक सहयोगिता पर चिंताजनक सवाल उठाए। करीब स्थित शहरों का, जो बमबारी के बावजूद अपेक्षाकृत बची हुई थीं, और शिविरों के, जो केवल कुछ किलोमीटर दूर थे, के बीच का विरोधाभास मित्र राष्ट्रों का गुस्सा बढ़ाता था। पश्चिमी सैनिकों के लिए, खासकर अमेरिकी सैनिकों के लिए जिन्होंने पूर्वी मोर्चे पर युद्ध का सामना नहीं किया था, इन खोजों ने संघर्ष की उनकी समझ को मूल रूप से बदल दिया। जैसा कि सार्जेंट रॉबर्ट फेंस्टरमाकर ने लिखा, अब हम समझ गए थे कि हम क्यों लड़ रहे थे। यह सिर्फ क्षेत्रों या सरकारों के लिए नहीं था, बल्कि कुछ बुनियादी रूप से दुष्ट के खिलाफ था। पश्चिमी सेनाओं द्वारा एकत्रित किए गए दस्तावेज, साथ ही सोवियत सैनिकों की पहले की खोजों युद्ध अपराधों पर बाद के न्यायालयों में महत्वपूर्ण साबित हुई। सर्वोच्च न्यायाधीश रॉबर्ट एच जैक्सन, जो नुरेम्बर्ग के मुख्य अभियोजक थे, ने कहा, अगर लिबरेटर्स द्वारा ली गई तस्वीरें, फिल्में और प्रत्यक्ष गवाही नहीं होती तो नाजी अपराधों को केवल अविश्वसनीय माना जाता। नुरेम्बर्ग और बाद की प्रक्रियाओं में इस साक्ष्य ने नाजी अपराधों का अपराजेय प्रमाण प्रस्तुत किया। 1945 के अंत तक नाजी अत्याचारों की प्रणालीबद्धता को नकारा नहीं जा सकता था। जो चीजें पश्चिमी सेनाओं ने युद्ध के आखिरी हफ्तों में खोजी, उसने उस परिप्रेक्ष्य को पूरा किया था जो सोवियत खोजों से महीनों पहले शुरू हो चुका था। नाजी एकाग्रता शिविरों का तंत्र अब केवल कड़ी सजा देने वाली जेलों के संग्रह के रूप में नहीं, बल्कि एक विशाल नेटवर्क के रूप में सामने आया, जिसे दासता, शोषण और उन्मूलन के लिए डिजाइन किया गया था। दुनिया अब यह नहीं कह सकती थी कि उसे पता नहीं था। अथक प्रतिशोध, आतंक के संरक्षकों का अंतिम भाग्य। कंसंट्रेशन कैंप्स की खोज ने मित्र देशों की सेनाओं के लिए अभूतपूर्व नैतिक संकट उत्पन्न किया। सैनिक, जिन्हें युद्ध के कानूनों और सैन्य आचार संहिता के तहत काम करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, उन क्रूरताओं का सामना कर रहे थे जो किसी भी पहचान योग्य नैतिक ढांचे के बाहर लगती थीं। इसे बाद में कट्टरता का बुराई कहा गया, जिसने प्रतिक्रियाओं को सैन्य अनुशासन से लेकर नैतिक आक्रोश से प्रेरित तात्कालिक न्याय तक फैलाया। सबसे अधिक दस्तावेजीकृत प्रतिशोध की घटना 29 अप्रैल 1945 को डाचाऊ में हुई थी। जब अमेरिकी 45वीं इन्फेंट्री डिवीजन के तत्वों ने कैंप में प्रवेश किया, तो शवों से भरे डिब्बों और हड्डियों जैसे जीवित बचे हुए हजारों लोगों को देखकर प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई, जिसे सैन्य अनुशासन भी नियंत्रित नहीं कर सका। 157वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट की कंपनी 1 के लेफ्टिनेंट विलियम वॉल्श ने लगभग 50 एसएस गार्डों के एक समूह को आत्मसमर्पण करते देखा और उन्हें मारने के लिए एक मशीन गनधारी को आदेश दिया। इस प्रारंभिक गोलीबारी में लगभग 17 गार्ड मारे गए। उस शाम के दौरान अमेरिकी सैनिकों ने जो देख रहे थे, उससे अभिभूत होकर उस क्षेत्र में पाए गए एसएस कर्मियों पर गोलीबारी की। 157वीं रेजिमेंट के कर्नल फेलिक्स स्पार्क्स ने व्यक्तिगत रूप से उन गोलीबारी को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया, लेकिन इसके पहले कई अलग अलग घटनाएं हो चुकी थीं। डाचाऊ में मारे गए गार्डों की कुल संख्या के अनुमान में काफी भिन्नताएं हैं। कर्नल हॉवर्ड ब्यूचर, जो मेडिकल ऑफिसर थे और वहां मौजूद थे, ने लगभग 520 के करीब एक संख्या का सुझाव दिया, जबकि हाल की ऐतिहासिक शोधों के अनुसार यह संख्या 35 से 50 के बीच हो सकती है। इन निष्पादन पर उच्च सैन्य नेतृत्व की प्रतिक्रिया इस समय के नैतिक जटिलता को प्रदर्शित करती है। जब जनरल जॉर्ज पैटन, तीसरी सेना के कमांडर, को डाचाऊ में हुई घटनाओं के बारे में सूचित किया गया, तो उन्होंने किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई की संभावना को सख्त शब्दों में नकार दिया। जनरल ड्वाइट टी आइजनहॉवर, सर्वोच्च गठबंधन कमांडर, हालांकि उन्होंने औपचारिक रूप से एक जांच का आदेश दिया, फिर भी उन्होंने इस पर कोई सख्त कदम उठाने की कोई इच्छा नहीं दिखाई। अंततः लेफ्टिनेंट कर्नल जोसेफ विटेकर द्वारा एक आधिकारिक जांच की गई, लेकिन उनके निष्कर्षों को फाइल में बंद कर दिया गया और कभी भी अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ कोई औपचारिक आरोप नहीं लगाए गए। यह संस्थागत प्रतिक्रिया इस बात को स्वीकार करने का प्रत्यक्ष संकेत था कि सैन्य न्याय के पारंपरिक मानदंड उस हद तक किए गए अपराधों के मुकाबले अपर्याप्त थे। जैसा कि बाद में जनरल मैक्सवेल टेलर ने कहा, युद्ध के नियम ऐसे स्थितियों के लिए बनाए गए थे जहां दोनों पक्षों में कम से कम कुछ सामान्य मानवता का सम्मान होता है। जो हमने इन कैंपों में पाया, वह इन कोड़ों द्वारा कल्पना की गई किसी भी ढांचे से बाहर था। बर्गन बेल्सन में
ब्रिटिश सेना ने आमतौर पर अधिक कड़ा सैन्य अनुशासन बनाए रखा, लेकिन उन्होंने ऐसे उपायों को लागू किया जिन्हें आज असाधारण माना जाएगा। 15 अप्रैल 1945 को मुक्ति के बाद ब्रिटिश सैनिकों ने तुरंत स्थानीय जर्मन नागरिकों को इन हजारों शवों के दफनाने में शामिल किया, जो पूरे कैंप में फैले हुए थे, और यह काम हफ्तों तक जारी रहा। जोसेफ क्रैमर, जो कैंप का कमांडर था और बेल्सन का जानवर के नाम से जाना जाता था, को अन्य 44 एसएस कर्मियों के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसमें 15 महिला गार्ड भी शामिल थीं, जिनमें से इरमा ग्रेसे विशेष रूप से अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात थी। हालांकि डाचाऊ की तरह तात्कालिक निष्पादन नहीं हुए थे, ब्रिटिश सैनिकों ने जानबूझकर इन एसएस कर्मियों को उन परिस्थितियों में रखा जिनमें उन्होंने कैदियों के लिए नीतियां लागू की थीं। कई गार्ड ब्रिटिश हिरासत में रहते हुए टाइफस से मर गए, उसी बीमारी से संक्रमित होकर जिसने कैदियों को मारा था। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए यह काव्यात्मक न्याय का एक रूप था, हालांकि उन्होंने आधिकारिक रूप से कहा कि वे जिनेवा कन्वेंशन के तहत न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर रहे थे। बुचेनवॉल्ड में प्रतिशोध की प्रक्रिया एक अलग रूप ले चुकी थी, क्योंकि वहां अमेरिकी सैनिकों के पहुंचने से पहले कैदियों ने विद्रोह कर दिया था। जब 11 अप्रैल 1945 को अमेरिकी सैनिक कैंप में घुसे तो उन्होंने पाया कि एक गुप्त प्रतिरोध संगठन पहले ही नियंत्रण स्थापित कर चुका था। यह समूह मुख्य रूप से कम्युनिस्ट राजनीतिक कैदियों का था, जिन्होंने वर्षों तक प्रतिरोध नेटवर्क बनाया था, और उन्होंने लगभग 80 एसएस गार्डों और कैदियों को पकड़ लिया था जो भागने में सफल नहीं हो पाए थे। प्रतिरोध के नेताओं ने अमेरिकी अधिकारियों से इन कैदियों के लिए सुरक्षा की औपचारिक मांग की, यह पहचानते हुए कि उचित न्यायिक प्रक्रिया आवश्यक है। हालांकि जब तक अमेरिकी सैनिक पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित करते, इससे पहले ही सशस्त्र कैदियों ने उन एसएस गार्डों और कापोस को, जो विशेष रूप से क्रूर थे, लगभग 20 लोगों को मार डाला। घटनास्थल पर अमेरिकी कमांडर ने इन असाधारण परिस्थितियों और व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित करने की व्यावहारिक असंभवता को पहचानते हुए इन हत्याओं की जांच न करने का विकल्प चुना। प्रतिशोध के संरक्षक संत कैदियों के नेतृत्व में माउथहॉसन में अधिक अभिव्यक्ति का आरोप लगाया कैदियों द्वारा नेतृत्व की गई प्रतिशोध की रूपरेखा 5 मई 1945 को अमेरिकी बलों द्वारा मुक्त किए गए माउथहॉजेन में अपने सबसे बड़े रूप में सामने आई। ऑस्ट्रिया में स्थित माउथहॉजेन एक तीसरी श्रेणी के शिविरों में से एक था, जिसे अगले होने के लायक नहीं माने गए कैदियों के लिए आरक्षित किया गया था, और इनमें सबसे क्रूर शासन लागू किया जाता था। मुक्ति के समय सैकड़ों कैदियों ने एसएस के बैरकों पर हमला किया, लगभग 40 गार्डों को मार डाला, इससे पहले कि अमेरिकी सैनिक नियंत्रण स्थापित कर सकें। एक प्रतीकात्मक न्याय की क्रूर समानता में कुछ एसएस गार्डों को शिविर की खदान की चट्टान से फेंका गया, जो 90 मीटर की ऊंचाई थी। यह वही ऊंचाई थी जिससे गार्डों ने नियमित रूप से थके हुए कैदियों को या तो निष्कासन के रूप में फेंका था, जिसे एसएस ने मजाकिया तरीके से पैराट्रूपर्स कहा था। जो कैदी इस कार्य में शामिल हुए, उनके लिए यह कृत्य केवल प्रतिशोध नहीं था, बल्कि नैतिक आदेश की बहाली का प्रतीक था, जो अपराधियों को वही अंत महसूस करवा रहा था जो उन्होंने अनगिनत पीड़ितों पर थोपे थे। सीधी शारीरिक हिंसा से परे मानसिक प्रतिशोध प्रारंभिक सहयोगी कब्जे का एक व्यवस्थित हिस्सा बन गया। कई शिविरों और आसपास के शहरों में सहयोगी सेनाओं ने स्थानीय जर्मन नागरिकों को आदेश दिया कि वे इन सुविधाओं का दौरा करें, शवों को देखें और कुछ मामलों में दफनाने में मदद करें। नॉर्डहॉजेन में अमेरिकी कमांडर ने 2000 स्थानीय निवासियों से आदेश दिया कि वे शिविर से होकर जाएं। बुचेनवॉल्ड में वे मार के नागरिकों को केवल देखना ही नहीं, बल्कि शवों को छूने और दफनाने की तैयारी में मदद करने के लिए मजबूर किया गया। यह उपाय पारंपरिक अर्थ में सजा नहीं थे, बल्कि एक प्रकार की मजबूर शिक्षा थी, जो जानबूझकर अनजान होने के कवच को नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई थी। जैसे एक सहयोगी अधिकारी ने डाचाऊ में एक जर्मन नागरिकों के समूह से कहा, हम यह क्रूरता के कारण नहीं कर रहे हैं, हम यह कर रहे हैं क्योंकि आपको अपने खुद की आंखों से देखना है कि आपने क्या होने दिया जब आपने दूसरी तरफ देखकर इसे अनदेखा किया। कई यहूदी उत्तरजीवियों के लिए मुक्ति ने प्रतिशोध के बारे में जटिल भावनाएं उत्पन्न की। कुछ सक्रिय रूप से पुराने गार्डों की पहचान और पकड़ में शामिल हुए, अपने मारे गए परिवार के सदस्यों के लिए न्याय की भावना से प्रेरित होकर। हालांकि अन्य लोग शारीरिक और मानसिक रूप से इतनी थकान महसूस कर रहे थे कि वे न्याय या प्रतिशोध के मामलों में शामिल नहीं हो सके।
ऑशविट्ज के एक उत्तरजीवी ने एक सामान्य भावना व्यक्त की। नफरत करने, प्रतिशोध लेने की ऊर्जा वहां नहीं थी। जीवित रहना सब कुछ खा चुका था। यह जटिल प्रतिक्रिया एक गहरी वास्तविकता को दर्शाती थी। बहुत से पीड़ितों के लिए पारंपरिक न्याय के विचार इतने बड़े अपराधों के सामने अपर्याप्त थे। लाखों की व्यवस्थित हत्या के लिए कौन सा दंड अनुपातिक हो सकता है? जैसा कि ऑशविट्ज के उत्तरजीवी दार्शनिक जीन एमेरी ने कहा, कोई भी न्यायिक प्रक्रिया, चाहे वह कितनी भी सटीक हो, उस बुराई के असली आयाम को नहीं पकड़ सकती जिसे हमने देखा था। जैसे ही सैन्य अधिकारियों ने मुक्ति के बाद कुछ हफ्तों में अधिक नियंत्रण स्थापित किया, गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की औपचारिक प्रक्रियाएं धीरे धीरे तत्काल प्रतिशोध को प्रतिस्थापित करने लगीं। जून 1945 तक लगभग 30,000 पूर्व शिविर कर्मचारी पहचाने गए थे और उन्हें युद्ध अपराधों के लिए भविष्य के परीक्षणों के लिए हिरासत में लिया गया था। यह मुक्ति के क्षण के तत्काल न्याय से औपचारिक कानूनी प्रक्रिया की ओर संक्रमण की शुरुआत थी, जो अंततः नूर्नबर्ग परीक्षणों में परिणत होगा। शिविरों की मुक्ति के बाद प्रतिशोध के एपिसोड नैतिक रूप से अस्पष्ट रहते हैं, न तो पूरी तरह से सही ठहराए जा सकते हैं और न ही पारंपरिक नैतिक मानकों के अनुसार आसानी से निंदा किए जा सकते हैं। ये उस असाधारण परिस्थिति को दर्शाते हैं जब एक व्यवस्थित बुराई का पता चला, जिसके लिए मौजूदा कानूनी और नैतिक ढांचे में कोई उपयुक्त पूर्वाग्रह नहीं था। इतिहासकार डेबोरा लिपस्टैट ने यह रेखांकित किया है कि इन प्रतिशोध कृत्यों सेना अनुशासन की विफलता नहीं, बल्कि उस पारंपरिक नैतिक ढांचे की सीमाएं दर्शाती हैं जब सामना किया जाता है अपार्जेय चीजों से। इस अर्थ में शिविरों की मुक्ति के बाद के न्याय के सामूहिक कृत्य न केवल खोज के इतिहास का हिस्सा थे, बल्कि न्याय, प्रतिशोध और नैतिक जिम्मेदारी के बारे में बुनियादी सवाल भी उठाते थे, जो आज भी समकालीन नैतिक संवाद में गूंजते हैं। दहशत के परिणाम। जब मौत ने मुक्ति के साथ समाप्ति नहीं की, कंसंट्रेशन कैंपों की मुक्ति ने नाजी आतंक शासन के अंत को चिह्नित किया, लेकिन यह जीवित बचे लोगों के लिए तुरंत दुखों के अंत का प्रतीक नहीं था। विरोधाभासी रूप से लंबे समय से प्रतीक्षित स्वतंत्रता का क्षण एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत था, जिसमें हजारों अतिरिक्त जानें जाएंगी और चिकित्सा, रसद और मानसिक चुनौतियां आधुनिक इतिहास में कभी न देखी गईं। सामरिक चिकित्सा क्षेत्र में प्रशिक्षित सहयोगी सेना के चिकित्सक युद्ध की चोटों का इलाज करने में माहिर थे, लेकिन वे स्वास्थ्य संकट की मात्रा और जटिलता के सामने पूरी तरह से अभिभूत थे। डॉक्टर सिडनी वाइनस्टीन, अमेरिकी सेना के चिकित्सा कोर के लेफ्टिनेंट कर्नल जो डाकाऊ में भेजे गए थे, ने अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में दर्ज किया, हमारी चिकित्सा प्रशिक्षण हमें आघात, संक्रमण और सामान्य बीमारियों का इलाज करने के लिए तैयार किया था, लेकिन कुछ भी हमें उन लोगों का इलाज करने के लिए तैयार नहीं कर सका जिन्हें अकाल मृत्यु के कगार तक पहुंचाया गया था। यह टिप्पणी सैन्य चिकित्सा और मुक्त किए गए कैंपों द्वारा प्रस्तुत असाधारण चुनौतियों के बीच की मौलिक खाई को दर्शाती है। सबसे तत्काल और चौंकाने वाली चिकित्सा समस्या पोषण का विरोधाभास थी। चिकित्सा दलों ने जल्दी ही पाया कि सामान्य राशियों से गंभीर रूप से कुपोषित बचे लोगों को खिलाना घातक हो सकता था। यह घटना, जिसे बाद में रिएलिमेंटेशन सिंड्रोम कहा गया, तब होती है जब लंबे समय से अकाल के कारण कमजोर पाचन तंत्र अचानक सामान्य पोषक तत्वों को संसाधित करने में असमर्थ हो जाता है, जिससे घातक इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन और अंग विफलता होती है। खाद्य प्रोटोकॉल को पूरी तरह से फिर से डिजाइन करना पड़ा। चिकित्सकों ने ऐसे कार्यक्रम लागू किए जो पहले सरल तरल पदार्थों और पतली प्रोटीन की छोटी मात्रा से शुरू होते थे और धीरे धीरे सप्ताहों में पोषण की जटिलता बढ़ाते थे। बर्गेन बेल्सन में ब्रिगेडियर ह्यूग ल्यूवेलिन ग्लाइन ह्यूजेस ने बंगला नामक एक फार्मूला विकसित किया जो दुबले दूध से समृद्ध था, जिसमें प्रोटीन और आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व थे और इसे सख्त नियंत्रित खुराकों में दिया जाता था। इन हस्तक्षेपों के बावजूद स्वतंत्रता के पहले हफ्तों में हजारों लोग मर गए। उनके शरीर इतने क्षतिग्रस्त थे कि उचित चिकित्सा देखभाल के बावजूद वे ठीक नहीं हो सके। संक्रामक बीमारियां एक और घातक खतरा थीं। टाइफस, जो कीड़ों द्वारा फैलता है और जिसमें उच्च बुखार, त्वचा पर चकत्ते और भ्रम होते हैं, बहुत से कैंपों में फैल चुका था क्योंकि वहां भीड़ भाड़ और स्वच्छता की कमी थी। यह बीमारी मुक्ति के बाद भी फैलती रही, जिससे बचे हुए लोगों और मुक्ति देने वालों दोनों के लिए खतरा उत्पन्न हुआ। टाइफस को नियंत्रित करने के लिए कठोर उपायों की आवश्यकता थी
अप्रैल 1945 में सहयोगी चिकित्सा इकाइयों ने डीडीटी के बड़े पैमाने पर उपयोग की योजना बनाई, जो एक नया विकसित कीटनाशक था, बचे हुए लोगों और सुविधाओं को कीटाणुमुक्त करने के लिए। बर्गन बेल्सन में ब्रिटिश टीमों ने 40,000 से अधिक लोगों को कीटाणु रहित किया। एक ऑपरेशन जिसे सैन्य चिकित्सक डेरेक सिंटन ने इसके प्रभावशीलता में औद्योगिकीकरण एक कड़वी विडंबना गिवन संदर्भ में कहा। इस कीटाणु नियंत्रण कार्यक्रम ने महामारी को अंततः नियंत्रित किया, लेकिन इससे पहले कि हजारों और लोग इस बीमारी से मर जाते। मौत के पैमाने ने एसएस के भागने के बाद भी सामूहिक दफन को जारी रखने की आवश्यकता उत्पन्न की। बर्गन बेल्सन में ब्रिटिश सेनाओं ने मुक्ति के समय पहले से मौजूद लगभग 10,000 शवों के साथ साथ अगले हफ्तों में मरने वाले लगभग 14,000 शवों की दफनाई की निगरानी की। लॉजिस्टिक आवश्यकताओं ने बुलडोजर का उपयोग करके सामूहिक कब्रें बनाने की आवश्यकता पैदा की, जिसे ब्रिटिश अधिकारियों ने गहरे रूप से परेशान करने वाला लेकिन पूरी तरह से आवश्यक कहा। सार्वजनिक स्वास्थ्य के तत्काल खतरों को ध्यान में रखते हुए शारीरिक बीमारी के अलावा मुक्ति ने मानसिक आघात के आयामों को उजागर किया, जिन्हें उस समय की चिकित्सा विज्ञान भी मुश्किल से समझ पा रही थी। कई बचे हुए लोगों ने वह अनुभव किया जिसे सैन्य मानसिक चिकित्सकों ने मुक्ति सिंड्रोम के रूप में पहले पहचाना था, जो कि मानसिक प्रतिक्रियाओं का एक विरोधाभासी पैटर्न था। गहरी उदासी, खुशी का अनुभव करने में असमर्थता, अलगाव के लक्षण और कुछ मामलों में आत्महत्या का व्यवहार। यह घटना बचे हुए लोगों की जटिल मानसिक स्थिति को दर्शाती है। बंदीगृह के दौरान जीवित रहने की तत्काल आवश्यकता ने एक एकल ध्यान केंद्रित किया था, जिसने कुछ हद तक उन नुकसानों के पूरी तरह से महसूस होने से सुरक्षा प्रदान की थी। एक बार जब तत्काल खतरा हटा लिया गया, तो परिवारों और पूरे समुदायों की तबाही को समझने का दुखदायी सत्य सामने आया। जैसा कि मानसिक चिकित्सक डेविड वेनराइट ने कहा, शारीरिक सुरक्षा मानसिक नुकसान की विशालता को उजागर करती थी, जिससे कई बचे हुए लोगों के लिए एक दूसरा संकट पैदा हो गया। यह आघात ठोस रूपों में प्रकट हुआ। बुचेनवॉल्ड में चिकित्सा स्टाफ ने मुक्ति के 2 महीने बाद जीवित बचे लोगों में कम से कम 38 आत्महत्याओं का दस्तावेजीकरण किया। डाचाऊ में सैन्य मानसिक चिकित्सकों ने लगभग 15% जीवित बचे लोगों में कैटाटोनिक प्रतिक्रियाएं देखीं, जो एक प्रकार की गहरी विस्थापन अवस्था थी, जिसमें लोग शारीरिक रूप से उपस्थित दिखाई देते थे लेकिन मानसिक रूप से अनुपस्थित होते थे। आघात मानसिक चिकित्सा की उभरती हुई शाखा को इन अप्रत्याशित मानसिक कष्टों का समाधान करने के लिए जल्दी से अनुकूलित होना पड़ा। यहूदी जीवित बचे लोगों के लिए, विशेष रूप से पूर्वी यूरोप से आए लोगों के लिए, मुक्ति ने उनके समुदायों के भविष्य के बारे में उनके सबसे बुरे डर को साबित कर दिया। कई लोगों के लिए निर्णायक क्षण मुक्ति के दौरान नहीं, बल्कि मुक्ति के बाद आया, जब वे अपने परिवारों की तलाश में अपने पैतृक शहरों और गांवों में लौटे, केवल यह पाकर कि वहां सचमुच कोई भी जीवित नहीं बचा था। वे यहूदी समुदाय जो सदियों से अस्तित्व में थे, पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। जिन्होंने जब्त की गई संपत्तियों को वापस प्राप्त करने की कोशिश की, उन्हें अक्सर शत्रुता या हिंसा का सामना करना पड़ा। पोलैंड में, जहां युद्ध से पहले यहूदी समुदाय विशेष रूप से अधिक थे, वहां सतत एंटीसेमिटिज्म ने लौटने वालों के लिए खतरनाक माहौल बना दिया। 4 जुलाई 1946 का कियल से पोग्रोम, जिसमें होलोकॉस्ट के 42 जीवित बचे लोगों को एक पोलिश भीड़ द्वारा मार दिया गया, ने यह दुखद रूप से सिद्ध कर दिया कि मुक्ति सुरक्षा की गारंटी नहीं थी। इस वास्तविकता ने विस्थापित व्यक्तियों के लिए शिविरों के सिस्टम का निर्माण किया, जो शुरू में मित्र देशों की सेनाओं द्वारा और बाद में संयुक्त राष्ट्र राहत और पुनर्निर्माण प्रशासन UNRRA द्वारा संचालित एक नेटवर्क था। इन शिविरों का मूल उद्देश्य अस्थायी सुविधाएं प्रदान करना था, ताकि पुनः प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया को सहारा दिया जा सके। लेकिन जब यह स्पष्ट हो गया कि कई जीवित बचे लोग अपने घर वापस नहीं लौट सकते थे, ये शिविर जल्दी ही अर्धस्थायी समुदायों में बदल गए। 1945 के अंत तक लगभग 2,50,000 यहूदी जीवित बचे लोग जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली में डीप शिविरों में रह रहे थे। ये शिविर, जो अक्सर जर्मन सेना के पुराने स्थलों, वायुसेना के ठिकानों या यहां तक कि पुनः उपयोग किए गए एकाग्रता शिविरों में स्थापित किए गए थे, एक अस्तित्वात्मक सीमांत का प्रतिनिधित्व करते थे। ये अब कैदी शिविर नहीं थे, लेकिन सच्चे घर भी नहीं थे। प्रारंभिक डीपी शिविरों में स्थितियां अक्सर समस्याग्रस्त थीं। ट्रूमन के राष्ट्रपति के विशेष दूत अर्ल हैरिसन ने
अगस्त 1945 में सूचना दी, हमने एकाग्रता को भीड़ भाड़ से बदल दिया है। हम यहूदी जीवित बच्चों को ऐसी स्थितियों में रख रहे हैं जो हालांकि नाजी शिविरों से अनंत रूप से बेहतर हैं, फिर भी हमारे मानकों के अनुसार अप्रिय हैं। इस रिपोर्ट ने महत्वपूर्ण सुधारों को उत्प्रेरित किया, लेकिन डीपी शिविरों का अस्तित्व 1950 के दशक के प्रारंभ तक जारी रहा, जब तक आखिरी जीवित बचे लोग अंततः नए घरों में नहीं बस गए, मुख्य रूप से इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका में। साथ ही मित्र राष्ट्रों को उन अपराधों को व्यवस्थित रूप से दस्तावेजीकृत करने की चुनौती का सामना करना पड़ा जो उन्होंने खोजे थे। यह कार्य न केवल ऐतिहासिक महत्व का था, बल्कि न्यायिक प्रक्रियाओं के लिए साक्ष्य तैयार करने की तत्काल आवश्यकता भी थी। हर एक मुक्त किए गए शिविर को एक विशाल अपराध स्थल में बदल दिया गया था, जिसे सटीक रूप से दस्तावेजीकृत किया जाना था। मित्र देशों ने विशेष रूप से प्रशिक्षित अनुसंधानकर्ताओं, फोटोग्राफरों और चिकित्सा कर्मियों की टीमें तैनात की थीं, ताकि वे पाए गए स्थितियों का दस्तावेजीकरण कर सकें। मई 1945 में अमेरिकी सेना ने 60 दस्तावेजीकरण टीमों को केवल मुक्त किए गए शिविरों में काम करने के लिए सौंपा। इन टीमों ने 80,000 से अधिक फोटोग्राफ, 3,000 घंटे की फिल्म सामग्री और हजारों पन्नों के शपथ पत्र एकत्रित किए, जिससे एक शोधकर्ता ने इसे मानव इतिहास में व्यवस्थित अत्याचार का सबसे पूर्ण रिकॉर्ड कहा। जॉर्ज स्टीवेंस, हॉलीवुड, और अल्फ्रेड हिचकॉक जैसे फिल्मकारों को दृश्य दस्तावेजीकरण में मदद करने के लिए नियुक्त किया गया, ताकि वे शिविरों की वास्तविकता को इस तरह से कैद कर सकें कि भविष्य के दर्शक इसे अतिरंजना या प्रचार के रूप में न खारिज कर सकें। सोवियत फिल्म निर्माता रोमन कारमेन, जिन्होंने 1944 में माजडानेक का दस्तावेजीकरण किया था, ने इस चुनौती का बयां किया। अगम्य को कैसे फिल्माया जाए? जब वास्तविकता समझने की क्षमता से बाहर हो तो कैमरा को गवाह कैसे बनाया जाए? इस दस्तावेजीकरण को अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शोधकर्ताओं ने पाया कि कई जीवित बचे लोग जो अपनी अनुभवों से आघातित थे, मुक्ति के तुरंत बाद सहायक बयान देने में असमर्थ थे। सैन्य मनोवैज्ञानिक अलेक्जेंडर मिचेरलिच, जिन्होंने नूरनबर्ग प्रक्रिया के लिए जीवित बचे लोगों का साक्षात्कार लिया, ने अवलोकन किया, आघात की याददाश्त रैखिक नहीं होती। जीवित बचे लोग अक्सर छोटे विवरणों को याद कर सकते थे, लेकिन वे पूरी कथाएं संरचित नहीं कर सकते थे। हमें नए साक्षात्कार प्रोटोकॉल विकसित करने पड़े ताकि बिना फिर से आघात पहुंचाए उपयोगी गवाहियां प्राप्त की जा सकें। हालांकि जब यह दस्तावेजीकरण हो रहा था, तब भी जीवित बचे लोग मरते जा रहे थे। अनुमान है कि मुक्ति के समय जिन लोगों को जीवित पाया गया था, उनमें से लगभग 20% अगले 6 महीनों में मर गए। उनके शरीर और मस्तिष्क इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थे कि वे पूरी तरह से ठीक नहीं हो सके। जैसा कि ब्रिटिश डॉक्टर माइकल हारग्रेव ने बर्गन बेल्सन में सेवा देने के बाद लिखा, मुक्ति कई के लिए बहुत देर से आई। वे स्वतंत्रता का आभास करने के लिए जीवित रह गए थे, लेकिन इसे पूरी तरह से जीने के लिए नहीं। इस प्रकार मुक्ति के बाद की स्थितियां एक जटिल ऐतिहासिक अवधि का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह होलोकॉस्ट और यूरोप के पुनर्निर्माण के बीच का एक अंतराल था। यह एक सीमा स्थिति का समय था, जिसमें आशा और निराशा, नए प्रारंभ और दुखद अंत दोनों का मिलाजुला था। एक ऐसा समय जब दुनिया केवल यह नहीं समझने लगी थी कि क्या हुआ था, बल्कि यह भी कि जो लोग अकल्पनीय को सहन करने के बाद जीवित बच गए थे, उनके लिए सामान्य जीवन की ओर लौटने के लिए असाधारण चुनौतियां थीं।